हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीबी शॉ के बारे में, जिनका पूरा नेम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और इनका बर्थ हुआ था जुलाई 1856 में डबलिन आयरलैंड में, और इनकी डेथ हुई थी नवंबर 1950 में हार्टफोर्डशायर इंग्लैंड में। इनके फादर का नाम था जॉर्ज केयर शॉ और इनकी मदर का नाम था लुजिंडा एलिजाबेथ शॉ। इनके फादर जो थे वो बाय प्रोफेशन एक क्लर्क थे और मदर जो थी वो बाय प्रोफेशन एक सिंगर थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनकी मैरिज के बारे में। तो इनकी मैरिज हुई थी शार्लोट पेन टाउनशेंड के साथ 1898 में। नेक्स्ट मेजर पॉइंट है ये लंदन चले गए थे 1873 में और वहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट मेजर पॉइंट है नॉर्वे के प्लायरेट थे हेनरिक इब्सन। तो इनकी लाइफ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था जीबी शॉ के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है ही रॉट 5 नॉवेल्स। इन्होंने टोटल 5 नॉवेल्स लिखे थे। हालांकि इनको जो पॉपुलैरिटी थी वो इनके प्लेस के चलते इनको मिली थी, तो ये नॉवेल्स उनके सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इन्होंने एक नॉवेला भी लिखा था बट वो भी इतना पॉपुलर नहीं था। तो नेक्स्ट मेजर पॉइंट है वन पैटी ड्रामा। ये एक फ्रेंच प्ले का नाम है, क्योंकि नेम से ही पता चलता है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये एक 1 एक्ट प्ले है जो कि 1884 में लिखा गया था, बट ये कभी पब्लिश नहीं हो पाया। नेक्स्ट है ही इज़ नोन फॉर हिज प्ले ऑफ आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम प्लेस। तो जीबी शॉ को मोस्टली जाना जाता है उनके प्ले ऑफ आइडियाज़ और उनके प्रॉब्लम प्लेस की वजह से। जब हम इनके मेजर वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने जितने भी प्लेस लिखे हैं उसमें उन्होंने कोई मेलोड्रामा या सेंटिमेंटलिटी जैसी चीज़ों को नहीं उठाया। उन्होंने सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपना मेन थीम बनाया है, और उन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं सोसाइटी से, तो उसके लिए उन्होंने आइडियाज़ दिए हैं, सजेशंस दिए हैं। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि ही इज़ नॉन फॉर हिज प्ले ऑफ आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम प्लेस। तो ये पॉइंट आपको और भी क्लियर हो जाएगा जब हम इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब। नेक्स्ट है पॉइंट 1890 में इन्होंने एक वीकली कॉलम उस टाइम में पब्लिश होता था, तो इसमें उन्होंने 4 साल तक अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है ही अटेंडेड मीटिंग्स ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक एसोसिएशन। तो इन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक एसोसिएशन की मीटिंग्स भी अटेंड की थी जब ये लंदन चले गए थे। तो जैसे मैंने आपको ऊपर पहले बताया कि जब वो लंदन गए थे तभी उनके करियर की शुरुआत हुई थी। तो ये ब्रिटिश इकोनॉमिक एसोसिएशन जो थी वो वहीं पे थी। तो जब इन्होंने उनकी मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया तभी से उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इनकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है 1884 में जब वो फेबियन सोसाइटी के मेंबर बने थे। ये फेबियन सोसाइटी जो थी ये लेबर पार्टी का एक पार्ट थी। और ये जो फेबियन सोसाइटी थी ये किस में बिलीव करती थी? सोशलिज्म में बिलीव करती थी। सोशलिज्म मीन्स सोसाइटी में हर एक पर्सन जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इस थीम के ऊपर जो थी वो ये फेबियन सोसाइटी बेस्ड थी। तो जो जीबी शॉ थे वो इसके मेंबर बन गए थे। और धीरे धीरे जो जीबी शॉ थे उन्होंने ग्रेजुअलिज्म में भी पार्ट लेना शुरू किया। उन्होंने बोला कि ग्रेजुअलिज्म जो है वो फेबियन सोसाइटी का हिस्सा होनी चाहिए। ये जो ग्रेजुअलिज्म वर्ड है ये निकला है ग्रेजुअल वर्ड से। ग्रेजुअल मतलब स्लोली स्लोली। तो इनका मानना ये था कि सोसाइटी में इक्वालिटी आनी चाहिए, लेकिन वो चेंज कैसे आनी चाहिए? स्लोली आनी चाहिए, धीरे धीरे आनी चाहिए। अगर हम सोसाइटी में एकदम से चेंज लेके आएंगे तो कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इनका कहना था कि ग्रेजुअलिज्म मेथड के थ्रू हम सोशलिज्म को अपनी सोसाइटी में ला सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि फेबियन सोसाइटी का जब भी नाम आता है तो उसमें जो जीबी शॉ हैं उनका खास नेम यहाँ पे लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है अगर हम उनके रिलीजन के बारे में बात करते हैं तो बाय रिलीजन ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट। तो अगर आप लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि उस टाइम में वहाँ पे 2 मेन रिलीजन फेमस थे। एक थे रोमन कैथोलिक और एक थे प्रोटेस्टेंट। तो उस टाइम में जो कैथोलिक थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके थे, अपने पावर्स का वो गलत फ़ायदा उठा रहे थे। तो प्रोटेस्टेंट जो थे वो उनके
खिलाफ थे। तो ये प्रोटेस्टेंट थे बाय रिलीजन, और ये जो चर्च उस टाइम करप्ट हो चुके थे तो वैसे उसमें बिलीव नहीं करते थे, तो इसी चीज़ के चलते उनको एथिस्ट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए थे द सैटरडे रिव्यू में। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये सैटरडे रिव्यू जो है ये एक पर्टिकुलर कॉलम का नेम है जिसमें उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए थे, खास करके म्यूज़िक को लेके। नेक्स्ट पॉइंट है, म्यूज़िकल क्रिटिक माने जाते हैं। उस टाइम एक पब्लिश हुआ था म्यूज़िकल क्रिटिकल वर्क द स्टार, और ये पब्लिश हुआ था फरवरी 1889 में। तो इसमें उन्होंने अपना म्यूज़िकल क्रिटिकल वर्क लिखा था, उन्होंने और लिखा था किस नेम के अंडर, कार्नो डी बसेटो। ये नेम आप लोगों ने ध्यान में रखना है। हालांकि इस नेम का यूज़ उन्होंने इसके सिवाय कहीं और पे नहीं किया है, बट फिर भी ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। देखो मैंने ऊपर आपको बताया था इनकी मदर जो थी उनका म्यूज़िकल बैकग्राउंड था, तो उस चीज़ के चलते इनकी लाइफ के ऊपर भी म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। तो ये इवन कि नेक्स्ट पॉइंट पर अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि इन्होंने म्यूज़िकल क्रिटिकल सारा जो वर्क लिखा था उसको भी इन्होंने पब्लिश करवाया था 3 वॉल्यूम्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका म्यूज़िकल बैकग्राउंड भी रह चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्केबल्ड हैंडरसन। ये पर्सन कौन है, ये इनके ऑफिशियल ऑथर थे। तो वैसे तो आज तक कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट फिर भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, कई बार पूछ लेते हैं कि जो आर्केबल्ड हैंडरसन हैं तो वो किन के ऑफिशियल ऑथर रह चुके हैं, तो वो जीबी शॉ के थे। नेक्स्ट है, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉर्मल एजुकेशन। तो देखिए फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो एजुकेशन हम लोग स्कूल्स इंस्टीट्यूशन में जाके लेते हैं उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो ये कभी भी फॉर्मल एजुकेशन के फेवर में नहीं थे। इवन कि इन्होंने भी अपनी स्टडी जो थी वो मतलब कंप्लीट नहीं की थी, क्योंकि वो स्कूल को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि और कुछ इनका फैमिली बैकग्राउंड जो था वो काफ़ी मतलब पुअर था, तो फादर इनके कलर थे, तो इस चीज़ के चलते भी इन्होंने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी थी। तो उन्होंने अब स्कूल के बारे में अपने क्या व्यूज़ दिए हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर सेंटेंस में इस तरह से स्कूल के बारे में डिस्कस किया है दैट schools are prison in which children are kept to prevent them disturbing and chaperoning parents। कि जो schools हैं वो prisons हैं, वो जेल हैं जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना कर सकें, और पेरेंट्स जो हैं वो उनकी चैपरनिंग के लिए, उनके केयरिंग के लिए, उनके देखभाल के लिए किसको सौंप देते हैं, स्कूल वालों को सौंप देते हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने कमेंट किया था स्कूल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर कि जो अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते हैं वो स्कूल्स का सहारा लेते हैं। तो इस तरह के व्यूज़ जो थे उन्होंने इसमें दिए थे। नेक्स्ट है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। हम जो है जो मर्जी ऑथर तैयार करने जा रहे हैं, जब तक हम उनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में डिस्कस नहीं करते तब तक वो पॉइंट अधूरा रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है 1925 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आप जो मर्जी राइटर्स तैयार कर रहे हैं, अगर वो नोबेल प्राइज़ लॉरिएट है तो वो पॉइंट बनता ही बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो इसको ध्यान में रखना है कि नोबेल प्राइज़ लॉरिएट कौन रह चुके हैं और उनको कौन से पर्टिकुलर ईयर में मिला था वो अवार्ड। नेक्स्ट है 1938 में इनको मिला था एकेडमी अवार्ड पिग्मेलियन के लिए। तो ये पिग्मेलियन जो है वो इनका एक फेमस वर्क है जो कि 1912 में लिखा गया था। 1913 में पहली बार इसको परफॉर्म किया गया स्टेज के ऊपर, और 1938 में इसको एकेडमी अवार्ड मिला था। और ये इनका एक ऐसा प्ले था जो इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी सेम इसी नेम की, पिग्मेलियन नाम की। तो इसका जो फिल्म वर्जन पब्लिश हुआ था तो उसका जो स्क्रीन प्ले था वो किसने लिखा था, जीबी शॉ ने लिखा था। तो उसका स्क्रीन प्ले लिखने के चलते इनको 1939 में ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये इंग्लिश लिटरेचर के बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंग्लिश लिटरेचर में ऐसा कौन सा ऑथर हुआ है
जिसको नोबेल प्राइज़ के साथ साथ ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। तो ऐसे एक ही शख्स का नाम यहाँ पे आता है और उसका नेम क्या है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपने अब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 1946 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था, बट उसको उन्होंने लेने से मना कर दिया था। ये तो हो गए इनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है म्यूज़िकल क्रिटिसिज्म। जो इनका वर्क पब्लिश हुआ था वो पब्लिश हुआ था 3 वॉल्यूम्स में। जो मैंने आपको अभी बताया है कि इनके जो बैकग्राउंड था वो म्यूज़िक के साथ कैसे जुड़ा हुआ था, तो जो भी इन्होंने रिव्यूज़ दिए, अपना क्रिटिसिज्म वर्क लिखा, तो वो सारा इन्होंने 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट है हमारा ही campaigned against melodrama, sentimentality, stereotype and worn out convention। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इनके जो प्लेस थे वो मोस्टली प्रॉब्लम प्लेस के ऊपर बेस्ड होते थे। इनका मानना ये था कि प्लेस के अंदर ये मेलोड्रामा, सेंटिमेंटलिटी, स्टीरियोटाइप थिंकिंग, ये जो कन्वेंशंस का सोसाइटी में कोई लेना देना नहीं है, तो इन चीज़ों को प्लेस से बाहर निकाल देना चाहिए। और जो प्रेजेंट टाइम में रियलिज्म है, सोसाइटी की जो प्रेजेंट कंडीशन है, उनको अपने प्लेस में दिखाना चाहिए ताकि लोगों को उन चीज़ों के लिए अवेयर किया जा सके। नेक्स्ट है एरविन, एक फेमस ऑथर हुए हैं, तो उन्होंने उनके वर्क्स के बारे में क्या बोला है? हिज वर्क्स वर एस्टोनिशिंगली वीगरस एंड विवेशियस। हालांकि अगर हम ध्यान से देखें तो वीगरस और विवेशियस ये वर्ड हम नेगेटिव सेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं बजाय कि पॉजिटिव सेंस में, बट यहाँ पे इस सेंटेंस में उन्होंने ये वर्ड्स जो हैं वो जीबी शॉ के वर्क्स के लिए पॉजिटिवली यूज़ किए हैं कि इनके वर्क्स ऐसे थे, इस तरह से वो क्रिटिसिज्म करते थे, इस तरह से वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को दिखाते थे कि वो सोसाइटी पर सीधा एक कमेंट करते थे कि इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर कोटेशन जो थी वो एरविन ने दी थी जीबी शॉ के वर्क्स के बारे में। नेक्स्ट है उनकी लेटर्स के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि मोस्टली जो ऑथर्स थे उस टाइम में जो भी लेटर्स उनके होते थे तो उनको वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाते थे। तो इन्होंने क्या किया था, अपने लेटर्स को टोटल 10 वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया था। तो ये ध्यान में रखना आप लोगों ने। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, उनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like it and share it and don't forget to subscribe my channel. So thank you.